हाय स्टूडेंट्स, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू विल बी डूइंग ग्रेट। और स्वागत है आपका एक शानदार वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल के टाइटल में देख लिया होगा कि आज हम एक रीज़न जानने वाले हैं, उस टर्म का एक एक्चुअल मीनिंग जानने वाले हैं। व्हेन आई वाज इन 11th क्लास आई सिंपली मेमोराइज्ड क्यू यू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। बट मुझे इसका रीज़न नहीं पता था कि क्यू यू बराबर कॉन्स्टेंट हम क्यों लिख देते हैं, या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि रिप्रेजेंट की जाती है मैग्नीट्यूड और यूनिट से, तो हम उसको कांस्टेंट के बराबर लिख देते हैं। फर्दर हम लिख देते हैं Q1 U1 बराबर Q2 U2। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी को मैं सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में फिजिक्स में एक वर्ड यूज़ करते हैं क्वांटिटी, तो एक्चुअल में वो फिजिकल क्वांटिटी ही होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें उसके अल्फ़ाबेट समझने होते हैं। तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी बिना जाने हम फिजिक्स को नहीं समझ सकते। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी सिंपली वो चीज़ है जिसको आप मेज़र कर सकते हो, एंड उसको मेज़र करने के लिए आपके पास में इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होना चाहिए, और इसके अलावा वो फिजिकल लॉज को फॉलो करती हो। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? सिंपली जैसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट का मटेरियल ले लिया, तो अगर आप उसको मीज़र कर सकते हैं, तो मीज़र कर सकते हैं तो वो कितना होगा, उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड चाहिए, आपको एक मीज़रमेंट का टूल चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी के मेनली 3 स्टेप हैं। इसको मीज़र कर सकते हैं, और हमारे पास मीज़र करने के लिए टूल मौजूद हो, और इसके अलावा ये फिजिकल लॉज को फॉलो करती हो। फिजिकल लॉज क्या होते हैं? सिंपली अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो फिजिक्स क्या है? नेचुरल साइंस है। फिजिक्स के लॉज यूनिवर्सल होते हैं, मतलब जो लॉ अमेरिका में है वही लॉ इंडिया में है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का मीटर अलग होगा और इंडिया का मीटर अलग होगा, या फिर अमेरिका में केजी की वैल्यू डिफरेंट होगी, इंडिया में अलग होगी। यूनिवर्सली फिजिकल क्वांटिटी जो डिफाइन हो गई वो सेम ही रहने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच कैन बी मीजर्ड एंड वी हैव अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट टू मीजर इट, एंड इट फॉलोज लॉज ऑफ फिजिक्स। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं इमोशंस की, तो आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि मेरी दोस्ती इससे 5 किलो है, या मुझसे दूर रहो, मैं 10 किलो गुस्से में हूं, या मेरा गुस्सा 3 किलोमीटर का है। आपने कभी इमोशंस को मीज़र करते हुए नहीं देखा होगा। तो जितने भी इमोशंस होते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते। तो फिजिकल क्वांटिटी को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो देखिए, अगर कोई क्वांटिटी है तो उसका कुछ वैल्यू भी होगा जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है 10 kg, तो ये क्या है? ये मास का यूनिट है केजी, मतलब मास को, मटेरियल को मेजर करते हैं केजी में। 10 क्या है? 10 ये बता रहा है कि वो केजी के कितने टाइम्स है। जैसे हमारे पास 1 kg एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है, तो 10 क्या है उसका? मैग्नीट्यूड। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। हिंदी में इसको बोलते हैं परिमाण। और ये केजी, इसको हम बोलते हैं यूनिट या मात्रक। हिंदी में मात्रक। तो अगर हम इसको जनरलाइज करने की कोशिश करें, जनरलाइज का मतलब क्या होता है? जनरलाइज का मतलब होता है कि आप एक ही फॉर्मूले से बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं। जैसे आप बार बार 10 kg, 100 kg, 1000 kg ना लिख करके, 3 मीटर 4 मीटर ना लिख करके, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को शो करना चाहें तो फिजिकल क्वांटिटी को हम दिखा सकते हैं। अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें Q से, तो Q बराबर एन यू। एन मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा। जैसे हमने क्या लिया था? 10 kg, तो 10 होगी एन की वैल्यू, केजी हो गया उसका यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मैग्नीट्यूड और यूनिट के बिना नहीं दिखा सकते। जैसे मैं कह दूं 10, तो सामने वाला पूछेगा 10 क्या? मीटर है, केजी है, क्या है, टेम्परेचर है। तो आपको मैग्नीट्यूड के अलावा ये बताना पड़ेगा कि वो क्या है, तो उसका आपको यूनिट बताना पड़ेगा। तो अगर कोई मेरे सामने कह दे कि डिग्री सेल्सियस, तो पूछेगा कितना डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब ये है कि बिना मैग्नीट्यूड और बिना यूनिट के आप फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपरली स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि वो एक्चुअल में किसकी बात हो रही है। तो हमारा मेन कंसर्न क्या है? आपने देखा होगा बुक्स में लिखा हुआ कि हम इस तरह से लिख देते हैं Q बराबर एन यू बराबर कांस्टेंट। तो ऐसा हम क्यों कर देते हैं? तो इसकी वजह आइए जानते हैं, क्योंकि मैंने भी इसको रट लिया था। सिंपली मैंने
एन यू बराबर कॉन्स्टेंट रख लिया था। मुझे इसका मीनिंग समझ में नहीं आता कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए आपने देखा होगा जब कहीं पे इस तरह से लिखा रहता है एन यू बराबर कॉन्स्टेंट, तो इसको हम फर्दर ये भी लिख देते हैं एन वन यू वन बराबर एन टू यू टू बराबर एन थ्री यू थ्री एंड सो ऑन। तो इसका भी रीज़न जान लेते हैं थोड़ी सी देर में कि हम ऐसा क्यों कर देते हैं। देखिए एक्चुअल में एन यू बराबर कॉन्स्टेंट, इसका ये मतलब है जैसे मैंने ले लिया एन यू बराबर 100, मतलब एन और यू का प्रोडक्ट 100 ही रहना है। जैसे मैंने एन को ले लिया 20 और यू को ले लिया मैंने 5, तो ये कितना हो गया 100। तो अब अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा लेकिन प्रोडक्ट को कितना रखना है 100, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 100 ही रहना है। तो मैं इसको अगर n को 10 कर दूं तो u को कितना करना पड़ेगा 10, अब भी ये कितना रहा 100। तो यहां से ये पता चला कि अगर मैं एक ही क्वांटिटी को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं अलग अलग तरीके से तो वो क्या रहने वाला 100। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं n1 u1 का नाम दे सकता हूं, इसको मैं n2 u2 का नाम दे सकता हूं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट 10 इंटू 10 100, 20 इंटू 5 100। तो मैं इसको लिख सकता हूं n1 u1 बराबर n2 u2। तो इस तरह से हम लिख देते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं जैसे n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो समझते हैं n1 u1 बराबर n2 u2 बराबर n3 u3 हमने कैसे लिख दिया। देखिए जैसे हम टाइम, एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है टाइम, तो टाइम को हम मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, ईयर में करते हैं, वीक्स में करते हैं, सेकंड में करते हैं, आवर में करते हैं। तो अगर मैं लिखूं एक फिजिकल क्वांटिटी मैंने ली टाइम, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम किससे दिखाते हैं, q बराबर nu, और टाइम को मैंने ले लिया स्टूडेंट्स 1 ईयर, 1 साल। तो एक हो गया यहां पे मैग्नीट्यूड, मतलब वो है कितना, ईयर क्या हो गया उसका यूनिट, मतलब एक तो हो गया परिमाण और ईयर हो गया मात्रक। अब इस क्वांटिटी को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं 365 डेज, क्या मैं इसको 52 वीक्स लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 12 मंथ लिख सकता हूं। तो आप यहां पे देखिए n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u था, तो q बराबर nu बराबर कांस्टेंट, इसमें हमें एक रिलेशन मिलता है कि मैग्नीट्यूड n जिसको हमने बोला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के, मतलब अगर यूनिट बढ़ेगा मैग्नीट्यूड घटेगा, मैग्नीट्यूड घटेगा यूनिट बढ़ेगा। और हम इसको बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं आपकी आंखों के सामने। देखिए 1 ईयर में मैग्नीट्यूड कितना है 1, ईयर क्या है उसका यूनिट। अब अगर मैंने मैग्नीट्यूड को कर दिया 365, तो देखिए n बढ़ गया, तो क्या चेंज हो गया, डेज चेंज हो गया, इसका यूनिट को चेंज होना पड़ा। ठीक है, तो यहां पे ईयर क्या था, बड़ा यूनिट था, मैग्नीट्यूड छोटा था। डेज कैसा है, छोटा यूनिट, मैग्नीट्यूड कैसा हो गया, बड़ा हो गया। अब वीक्स क्या है, डेज से बड़े यूनिट है, तो 52 मैग्नीट्यूड कम हो गया। तो क्या मैं इसको n1 कह सकता हूं, क्या मैं ईयर को u1 कह सकता हूं। अब मैंने 1 ईयर को ही तो चेंज करके लिखा है 365 डेज, क्या मैं इसको n2 कह सकता हूं, क्या मैं इसको u2 कह सकता हूं, क्या मैं इसको n3 कह सकता हूं, क्या मैं इसको u3 कह सकता हूं। तो अगर मुझे एक ही क्वांटिटी का प्रोडक्ट सेम रखना है तो मैं उसके प्रोडक्ट को वेरी कर सकता हूं, एक क्वांटिटी को घटाऊंगा तो दूसरी को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं टाइम क्या था, फिजिकल क्वांटिटी, तो यहां से हम कह सकते हैं q बराबर n1 u1 बराबर n2 u2 एंड सो ऑन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि Q बराबर NU बराबर कांस्टेंट का एक्चुअल मतलब क्या है। ये सिंपली हमको ये बता रहा है कि एक क्वांटिटी को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं बशर्ते उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहे, या फिर अगर हम मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो यूनिट घटाना पड़ेगा, यूनिट बढ़ाएंगे तो मैग्नीट्यूड घटाना पड़ेगा। आई होप इसको आपका एक्चुअल मीनिंग समझ में आया होगा और आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा। ऐसी ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट के लिए आप शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई अभी भी क्वेरी हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई उसी मोमेंट पर दे दिया जाएगा। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।